बेंगलोर में रहने वाले रौनक और पूर्वा की अभी नई नई शादी हुई थी और अपने खानदान के रिवाज के हिसाब से शादी के महीने भर के अंदर अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेना होता था। और इसलिए रौनक पूर्वा को लेकर अपने पुश्तैनी घर आया था, जो कि बेंगलोर से दूर एक कस्बे में था। रास्ते में रौनक बस खामोशी से ड्राइव करता रहा और पूर्वा तरह तरह के सवाल करती रही। तुम्हारा घर कैसा है? क्या पुराने जमाने की हवेली जैसा है? अच्छा, क्या तुम्हारे घर पर अभी भी कोई रहता है? तुमने अपना बचपन वहीं गुजारा है ना? लेकिन रौनक बस चुप था और पूर्वा नाराज होकर बोली, चुप ही रहना था तो अकेले आते। तभी रौनक ने गाड़ी रोकी और बोला, घूंघट कर लो, मेरा गांव बस अब शुरू हो रहा है। जल्दी रौनक ने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने रोकी और गाड़ी से उतरा। उसके साथ ही पूर्वा भी उतरी और उसने आसपास देखा तो सब कुछ बिल्कुल वीरान सा था। पूर्वा को वो जगह बड़ी मनहूस लग रही थी। तभी एक बूढ़ा वहां से गुजरा और रौनक उससे बोला, अरे शंभू काका, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रौनक। लेकिन वो बूढ़ा रौनक और उसके साथ खड़ी पूर्वा को बस घूर कर देखता चला गया। पूर्वा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। पूर्वा रौनक का हाथ पकड़ती हुई बोली, रौनक, क्या यहाँ रहना जरूरी है? हम किसी और जगह रह लेते हैं ना, वहीं से कुलदेवी के मंदिर जाकर पूजा कर लेंगे। नहीं पूर्वा, यहाँ घबराने जैसा कुछ नहीं है। असल में क्या है ना, ये गांव का पिछला हिस्सा है, इसलिए सुनसान हो गया है। लोग आगे की तरफ जाकर बस गए हैं, तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर रौनक ने पूर्वा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हवेली के बड़े से दरवाजे के पास गया और उस टूटे फूटे दरवाजे से होते हुए वो अंदर गया। हवेली के बाहर बड़ा सा बगीचा था जो अब बिल्कुल उजड़ चुका था। बड़ी बड़ी घास उग गई थी और हवेली भी बहुत जर्जर स्थिति में थी। दीवारों से सारे रंग उखड़ चुके थे। पूर्वा चारों तरफ देखती हुई बोली, ये तो किसी भूत बंगले जैसा लगता है। तभी पूर्वा की नजर हवेली के सबसे ऊपर बने एक कमरे पर गई और उसे लगा जैसे वहां खड़ा कोई उन लोगों को देख रहा है। और पूर्वा घबराती हुई बोली, रौनक, वो देखो, वहाँ कोई है। और रौनक ने उस तरफ देखते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है पूर्वा। इस जगह पर सालों से कोई नहीं रह रहा। मेरी माँ के मौत के बाद ये जगह बिल्कुल ही वीरानी है। बल्कि माँ भी अपने अंतिम दिनों में मेरे साथ ही थी, यहाँ नहीं। शाम होने के करीब आ चुकी थी और अब बिल्कुल वक्त नहीं था कि कमरों की सफाई करके वहां रहा जाए। इसलिए रौनक और पूर्वा ने हॉल में ही साफ सफाई कर अपने लिए सोने जितनी जगह बना ली और अपने साथ लाए खाने पीने के सामान से काम चला लिया। हॉल में ही लेट गए। रौनक देख रहा था कि पूर्वा डरी हुई है। रौनक पूर्वा का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और ये जगह तो मेरा ही घर है, मेरा बचपन यहाँ बीता है। और पूर्वा रौनक को गले लगाती हुई बोली, वो सब तो ठीक है रौनक, लेकिन इस जगह की हालत तो देखो, यहाँ लाइट तक नहीं है। वो तो अच्छा हुआ हम अपने साथ टॉर्च ले आए। रौनक पूर्वा को शांत करता हुआ बोला, ये सब छोड़ो, अभी हम हमारी बात करते हैं। इतने में ऊपर वाले कमरे से कुछ जोर से गिरने की आवाज आई और रौनक और पूर्वा दोनों हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए। पूर्वा डरती हुई बोली, ये क्या था रौनक? शायद कुछ गिर गया होगा, कबाड़ी तो भरे हुए हैं ना। और तुम रुको, मैं एक बार देख कर आता हूँ। और रौनक टॉर्च लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। रौनक उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से वो आवाज आ रही थी और उसने जैसे ही कमरे को खोला, वहां सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस कमरे में कोई हलचल हो रही थी। तभी उसकी नजर गई सामने लगी एक अलमारी पर, जिसके कुंडी में एक बड़ा सा त्रिशूल फंसा हुआ था। रौनक उस तरफ बढ़ा और उसने धीरे से त्रिशूल को खींचकर देखते हुए कहा, ये त्रिशूल यहाँ क्यों है? तभी उसे पूर्वा की चीख की आवाज सुनाई दी और वो भागता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ रौनक के जाते ही पूर्वा को ऐसा लगा जैसे उसके बगल में कोई बैठा हुआ है और किसी के सांसों की गर्मी पूर्वा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। पूर्वा ने चौंकते हुए अपने बगल में देखा तो कोई नहीं था। पूर्वा धीरे से बोली, कौन है यहाँ? उसको लगा जैसे उसके कान में कोई बोला है, तुम्हारी मौत। यह सुनकर पूर्वा चीख पड़ी और पूर्वा के चीख की आवाज से रौनक भागता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ पूर्वा, तुम चीखी क्यों?
पूर्वा अजीब तरह से मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं रौनक, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बिल्ली थी। तुम आओ ना, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, तुम बहुत थक गए हो। उसके बाद पूर्वा ने रौनक को जबरदस्ती लिटा दिया और उसके पैर दबाने लगी और बड़े प्यार से रौनक की तरफ निहारने लगी। रौनक मुस्कुराकर बोला, क्या बात है पूर्वा, तुम्हारा ये रूप, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। हाँ, अभी तो तुम देखते जाओ मेरे कितने रूप हैं। तुमने मुझे मेरा रूप दिखाने का मौका ही कहाँ दिया। रौनक आंख बंद करके लेट चुका था और पूर्वा अजीब नजरों से रौनक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जब पूर्वा जागी तो उसने देखा हवेली का हिस्सा काफी साफ सुथरा हो चुका था और रौनक वहां नहीं था। तभी उसकी नजर अपने सामान पर पड़ी। उसका बैग खुला हुआ था और उसकी सारी चीजें बिखरी हुई थी। साथ ही साथ उसकी शादी का वो दुपट्टा जो मंदिर जाने के लिए लेकर आई थी, वो पूरा जला हुआ था। ये क्या हुआ? तभी उसे बाहर से रौनक की आवाज आई, पूर्वा, क्या तुम जाग चुकी हो? अब जल्दी जाकर नहा लो, हमें मंदिर के लिए निकलना है। और पूर्वा उस दुपट्टे को वापस बैग में रखती हुई नहाने के लिए चली गई। पूर्वा के जाते ही उसका बैग का चैन अपने आप खुल गया और उसके सारे सामान निकलकर इधर उधर बिखर गए और पूर्वा की शादी से जुड़ी सारी चीजें धू धू करके जलने लगी। उधर से गुजरते हुए रौनक ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो हैरान रह गया। उसने जल्दी जल्दी किचन से पानी लाकर आग को बुझाया और बोला, ऐसे कैसे हो गया? तभी उसने देखा सामने से मुस्कुराती हुई पूर्वा आ रही है। पूर्वा, ये सब कैसे हो गया? दरअसल किचन में जो माचिस रखी थी ना, वो सील गई थी, तो बस मैं जला जला कर देख रही थी, तो शायद यहाँ कोई चिंगारी चली गई होगी और मेरा ध्यान नहीं गया होगा। एनीवेज ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, सामान ही तो है। चलो ना, थोड़ी देर तुम और मैं बाहर बैठते हैं। रौनक पूर्वा के इस अजीब बिहेव पर हैरान था, लेकिन वह चुपचाप पूर्वा के साथ चला जा रहा था। बाहर दरवाजे के पास लगे बड़े से आईने के सामने से गुजरते हुए रौनक के कदम जहां थे वहीं थम गए, क्योंकि उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई तो दिख रही है, लेकिन पूर्वा नहीं दिख रही थी। रौनक कभी घबराकर पूर्वा की तरफ देखता, कभी आईने की तरफ। तभी पीछे से उसे पूर्वा की आवाज सुनाई दी, ओह गॉड, ये क्या हुआ रौनक? मेरी चीजें कैसे जल गई? रौनक ने घबराकर पीछे देखा तो उसने पाया कि पूर्वा परेशान सी अपनी चीजों को देख रही है। रौनक भागता हुआ उसके पास गया। तुम यहाँ हो तो मेरे साथ कौन था? तुम्हारे साथ? मैं तो अभी नहा कर आई हूँ। मुझे लगता है तुम सही कह रही थी पूर्वा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले कल रात जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बिहेव किया और फिर अभी। कल रात को तो मुझे याद ही नहीं, तुम्हारे जाने के बाद हुआ क्या? शायद माँ जो कहती थी सही कहती थी। एनीवे पूर्वा, जल्दी चलो, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। रौनक ने अभी इतना ही कहा था कि तभी हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली में चारों तरफ अंधेरा फैल गया और वहाँ हंसी ठहाके की आवाज, तो कभी वो आवाज रोने में बदल जाती, कभी पायल की झंकार में बदल जाती, तो कभी कंगन की खनखन आहट में बदल जाती। पूर्वा और रौनक को ऐसा लगने लगा था जैसे कोई तेजी से उनके इर्द गिर्द नाच रहा है। और पूर्वा बोली, रौनक, ये सब क्या हो रहा है? तभी रौनक और पूर्वा के सामने एक काला साया उभरने लगा और पूर्वा डरते हुए रौनक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और इन दोनों के देखते ही देखते वो काला साया एक लाल साड़ी वाली औरत में बदल गया। उसका चेहरा बुरी तरीके से झुलसा हुआ था और उसके चेहरे से खून और कीड़े टपक रहे थे। पूर्वा को उसे देखकर घिन आने लगी थी। तो आखिर तुम मुझे पहचान गए पतिदेव? और उसने जैसे ही रौनक को पतिदेव कहा, पूर्वा हैरानी से बोली, रौनक, क्या तुम इसे जानते हो? कौन है ये? इससे पहले रौनक और कुछ बोलता, रौनक को लगा जैसे किसी ने उसे तेजी से धक्का दिया है और रौनक दूर जाकर गिर गया और वो लाल साड़ी वाली औरत तेजी से पूर्वा के पास आई और उसका गला पकड़ती हुई बोली, मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ कनकलता, रौनक की बीवी, उसकी असली बीवी, जिसे उसने शादी के 2 दिन बाद ही छोड़ दिया और हमेशा के लिए चला गया। यह सुनकर पूर्वा हैरानी से रौनक की तरफ देखने लगी। इस वक्त पूर्वा को डर नहीं लग रहा था, बल्कि रौनक के लिए नफरत हो रही थी।
कनकलता, छोड़ दो पूर्वा को। इसमें पूर्वा की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। देखो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। मैं तो अपनी पढ़ाई करना चाहता था, अपना करियर बनाना चाहता था। वो तो माँ ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी, लेकिन जबरदस्ती शादी तो हो गई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान पाया और मैं चला गया। वहां जाकर मुझे पूर्वा से प्यार हुआ और कुछ दिनों पहले हमने एक दूसरे से शादी कर ली है। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मौत के बाद भी मैं नहीं आ पाया। मैंने पति का कोई धर्म नहीं निभाया, इसलिए मुझे सजा दो, लेकिन इसमें पूर्वा की कोई गलती नहीं है। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, इसे छोड़ दो। रौनक, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? पूर्वा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि मेरा और उसके बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं था। बल्कि मैं तो शादी के 2 दिन बाद ही यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद मुझे माँ का फोन आया कि रसोई में खाना बनाते हुए कनकलता के साड़ी में आग लग गई और उस आग में जलकर वो मर गई। लेकिन मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा था कि मैं नहीं आया। कुछ दिनों बाद ही माँ का फोन आया कि हवेली में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही है और माँ अभी यहाँ नहीं रहना चाहती थी और मेरे पास आ गई। वहाँ आकर कुछ समय बाद माँ की भी मौत हो गई और फिर मेरा यहाँ आना कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि माँ किस अजीब गरीब चीजों की बात कर रही थी। कनकलता रौनक को गुस्से में घूरती हुई बोली, साड़ी में आग लगने से मेरी मौत नहीं हुई रौनक, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारा था, क्योंकि उन्हें जब लगा कि मैं उन लोगों की पोल पट्टी खोल दूंगी सबके सामने कि तुम मुझे बीवी की तरह नहीं अपनाते और इन लोगों ने धोखे से हमारी शादी करवाई है, तो इन लोगों की बदनामी होगी। और इसलिए तुम्हारी माँ ने अपने नौकरों के साथ मिलकर मुझे जलाकर मार डाला था और मेरी लाश को मेरे ही कमरे की अलमारी में बंद कर दिया था। गांव में अफवाह फैला दी कि मैं भाग गई हूँ। मैंने उन नौकरों की जान तो ले ली अपने बदले के लिए, लेकिन तुम्हारी माँ उससे पहले यहाँ से भाग गई और जाते जाते वो त्रिशूल के जरिए मुझे उस अलमारी में कैद कर गई। लेकिन जब तुमने त्रिशूल को निकालकर मुझे आजाद किया, तो अब होगा मेरा बदला पूरा। देखो, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो। तुम अपनी मौत का बदला मुझसे ले लो, लेकिन पूर्वा को छोड़ दो। लेकिन कनकलता इनकार करती हुई बोली, मुझे तुम चाहिए, मेरा पति, और वो इसकी जान लेने के बाद ही संभव है। इतना कहकर कनकलता ने पूर्वा के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगी और रौनक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कैसे वो पूर्वा की जान बचाए। तभी रौनक को कुछ याद आया और वो भागता हुआ ऊपर कनकलता के कमरे में गया। अपने सामने अलमारी देखी जिसमें से उसने कल रात त्रिशूल निकाला था। रौनक ने जैसे ही उस अलमारी को खोला, उसमें से सड़ी गली हड्डियां एक कपड़े में लिपटी हुई बाहर गिरी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये कनकलता की हड्डियां है और कनकलता शायद अब तक इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे मुक्ति नहीं दी गई थी। रौनक ने बिना देर किए उस कमरे के फर्नीचर और लकड़ियों को जमा किया और उसकी लाश में आग लगा दिया। जैसे ही कनकलता की हड्डियों में आग लगी, वो धूं धूं करके जलने लगी। नीचे पूर्वा पर कनकलता की पकड़ ढीली पड़ गई और चीखने लगी। कनकलता की चीख से वो हवेली ही नहीं, पूरा गांव कांपने लगा था। देखते ही देखते वो आग कमरे से निकलकर पूरी हवेली में फैलने लगी। रौनक भागता हुआ नीचे आया तो उसने देखा कि नीचे पूर्वा बेहोश पड़ी है और आग इससे पहले कि पूरी हवेली तक फैल जाती, रौनक ने पूर्वा को अपनी बाहों में उठाया और हवेली से लेकर भाग गया। कुछ ही देर में वो पूरी हवेली किसी चिता की तरह धूं धूं करके जलने लगी और रौनक ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है कनकलता, लेकिन मुझे उम्मीद है अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैंने एक पति होने का दायित्व निभाया है और तुम्हें अग्नि के हवाले कर दिया है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इतना कहकर रौनक पूर्वा को लेकर गाड़ी में पिछली सीट पर लेटाया और बिना पीछे मुड़े ही शहर की तरफ लौट गया। थोड़ी देर बाद पूर्वा को होश आया और वो पिछली सीट पर उठकर बैठ गई। रौनक ने पूछा, तुम्हें होश आ गया? तुम अच्छा महसूस कर रही हो अब? इतना बोलते ही रौनक की नजर सामने लगे कांच पर पड़ी, क्योंकि सामने मिरर में वो अपना चेहरा तो देख पा रहा था, लेकिन पूर्वा उसे नहीं दिख रही थी। जैसे ही रौनक ने पीछे पलटकर देखा, पूर्वा के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी
अचानक सामने से आती ट्रक से रौनक की गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई और उसकी गाड़ी खाई में गिर गई और पीछे से आवाज गूंजी, अब मेरा बदला पूरा हुआ है और अब मिली है मुझे मुक्ति पतिदेव। आधी रात के वक्त सुनसान जंगल में जहां हाथों हाथ नहीं दिख रहा था, वहां एक दूसरे के हाथ को थामे 3 दोस्त बड़ी तेजी से भागते जा रहे थे, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। भागते भागते वो एक बड़े से इमली के पेड़ के नजदीक पहुंचे और वहां खड़े होकर जोर जोर से सांस लेने लगे। चारों तरफ देखने लगे और उनमें से एक लड़का बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम कहां जाए? यहां तो हर तरफ मौत नजर आ रही है मुझे। और तभी उनके साथ वो लड़की जोर से चीख पड़ी और वो ऊपर की तरफ देख रही थी और चीख रही थी। बाकी दोनों ने भी जब ऊपर देखा तो वो भी चीखने लगे, क्योंकि वहां उनकी एक दोस्त की लाश जले हुए कंडीशन में लटकी हुई थी और उसके मुंह से कुछ टपक रहा था। और इन तीनों के ऊपर देखते ही उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा उठी। इससे पहले कि ये तीनों वहां से भाग पाते, उसकी लाश इन तीनों के ऊपर गिर पड़ी। कुछ घंटे पहले दोनों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ जंगल और उस जंगल के बीच में सड़क पर तेजी से भागती हुई वो खुली जीप, उसमें बैठे 4 दोस्त, रीवा, सिमरन, गौरव और पंकज। रीवा दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगल को देखती हुई बोली, गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, हर बार लक काम नहीं आता। तुम लोगों को लगता है कि ऐसी बातें सिर्फ मनगढ़ंत होती है, लेकिन मैंने सुना है इस जंगल में ना एक श्रापित गांव है और वहां आत्माओं का बसेरा है। और रीवा की बात पर बाकी तीनों हंसने लगे। पंकज बोला, अरे रीवा, तुम ना बहुत ज्यादा डरपोक हो। सच में हम इतनी जगह गए हैं, इतनी सारी अफवाहों को सुनकर कभी कुछ हुआ है क्या? यहाँ भी कुछ नहीं होगा। लोगों ने इसी तरह से बस एक फालतू बात बनाकर रखी है। वरना तुम ही सोचो, जो गांव अंग्रेजों के जमाने से श्रापित माना जा रहा है, उसे कभी किसी ने क्यों देखा नहीं? कभी तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने पूरे के पूरे एक गांव में आग लगा दी? अरे सोचो, हम पहले होंगे जो इस गांव में जाकर आएंगे और सबको सच्चाई बताएंगे। तभी एक झटके से उनकी जीप रुक गई और पंकज बोला, इसे क्या हो गया? गौरव इशारा करते हुए बोला, वो देखो, पूरी सड़क खराब है। मुझे लगता है अब इसके आगे जीप नहीं जा पाएगी, हमें पैदल ही जाना होगा। गौरव की बात पर सब अपना अपना बैग अपने कंधे पर लटका कर उतर गए और जंगल के भीतर पैदल ही कदम बढ़ाने लगे। शाम होने लगी थी, हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था और जंगल में छोटे मोटे जानवरों की आवाज गूंज रही थी। तभी रीवा को लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा है। उसने घबरा कर पीछे देखते हुए कहा, यहाँ कोई है हमारे अलावा? सिमरन पीछे पलटकर देखते हुए बोली, लगा तो मुझे भी ऐसा था। इन लड़कियों की बात पर दोनों ही लड़के हंसते हुए बोले, सच में तुम लड़कियां ना सच में बहुत डरपोक हो। इन दोनों लड़कों की बात पर रीवा और सिमरन गुस्से में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, हम डरपोक ही है। पंकज मजे लेते हुए बोला, डरपोक नहीं हो तो ठीक है, तुम दोनों एक साथ और हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। देखते हैं पहले उस गांव को कौन ढूंढता है। और सिमरन ने भी एटीट्यूड में आकर बोला, ठीक है। और इतना कहकर सिमरन रीवा को लेकर आगे बढ़ गई। काफी आगे जाने के बाद रीवा ने डरते हुए कहा, कहीं बड़बोले बनके कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए? मुझे तो डर लग रहा है। सिमरन कुछ और कहती, उससे पहले उन्हें बैलों की घंटी की आवाज सुनाई दी और साथ में घोड़ों के टॉप की भी। ऐसा लग रहा था बहुत से बैलगाड़ी टमटम गुजर रहे हैं। वो आवाज उनके नजदीक आती जा रही थी। सिमरन ने जल्दी से रीवा का हाथ पकड़ा और एक तरफ एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी सामने अचानक उड़ते हुए धूल और पत्ते दिखे और ऐसे लगा जैसे बहुत सारे घोड़े और बैलों का झुंड वहां से गुजरा है। और देखने लगी, लेकिन साफ आंखों से कुछ नहीं देख पाए। और ये देखकर रीवा ने डरकर सिमरन का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या था सिमरन? सिमरन बोली,
पता नहीं, पर समझ नहीं आया, कहीं यहाँ के बारे में जो अफवाहें हैं वो सच तो नहीं ना। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने चीखते हुए पीछे देखा। पीछे एक बूढ़ा खड़ा था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो इन दोनों को देख रहा था। उस बूढ़े ने पूछा, कौन हो तुम दोनों? उस बूढ़े को देखकर दोनों लड़कियां डर गई। रीवा धीरे धीरे से सिमरन के कान में बोली, ये कौन है? सिमरन ने कहा, मुझे क्या पता, इसी से पूछते हैं उस गांव के बारे में, लेकिन सीधा नहीं पूछेंगे, ऐसे दिखाते हैं कि हम खो गए हैं। और फिर सिमरन ने हिम्मत करके कहा, जी हम रास्ता भटक गए हैं। यहाँ आसपास कोई घर या कोई गांव है जहां हम आज की रात रुक सके? और उसकी बात पर वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बस तुम सही दिशा में जा रही हो, कुछ ही कदम आगे गांव है, आओ मेरे साथ, मैं भी वहीं जा रहा हूं। बूढ़ा आगे चलने लगा। सिमरन और रीवा उसके पीछे चल रहे थे। रीवा बोली, आपने यहाँ बैलों की और घोड़ों की आवाज सुनी क्या? लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। वो बूढ़ा पीछे पलटकर इन दोनों को देखकर बोला, यहाँ बहुत कुछ दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं। उसकी अजीब बात पर रीवा को घबराहट होने लगी और उसने सिमरन से कहा, सिमरन, इसके पीछे जाना ठीक होगा क्या? अभी अभी हमने जो देखा है उसके बाद। सिमरन बोली, जंगल में भटकने से तो अच्छा है ना कि आज की रात कहीं रुक जाए, और वैसे भी पता नहीं वो गौरव और पंकज कहाँ है। दोनों लड़कियां उस बूढ़े के पीछे पीछे उस गांव तक पहुंच चुके थे। उस गांव को देखकर ये दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने काम में थे। बच्चे खेल रहे थे कि उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो समय में बहुत पीछे है, अभी के समय से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिमरन ने कहा, ऐसा लगता है जैसे लोग कभी गांव से बाहर ही नहीं निकलते। उस बूढ़े ने दोनों लड़कियों को झोपड़ा दिखाते हुए इशारा किया, वहां चली जाओ, वहां तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करवाता हूं। रीवा और सिमरन दोनों ही आसपास खेलते हुए बच्चों को देखकर झोपड़े की तरफ बढ़ गए और झोपड़े में जाकर बैठ गए। ये लोग अभी वहां बैठे ही थे कि झोपड़ी का दरवाजा बंद हो गया। रीवा और सिमरन दोनों ही डर कर उठकर खड़ी हो गई और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या था? अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो चारों तरफ आग लगी हुई थी। इन दोनों को देखते ही देखते सब जलकर खाक हो गए। उस झोपड़े में जहां ये लोग रुके हुए थे वो झोपड़ा भी जल रहा था। रीवा और सिमरन दोनों झोपड़े का दरवाजा पटक पटक कर चिल्लाने लगे। तभी दरवाजा खुला और उन्होंने देखा सामने गौरव और पंकज थे। उन दोनों को देखकर इनकी जान में जान आई। गौरव और पंकज ने कहा, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या है? रीवा बोली, ये वही श्रापित गांव है, यहाँ सब कुछ माया है, हाँ हम फंस गए हैं। और पंकज ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, भागो यहाँ से। गौरव ने तुरंत रीवा का हाथ पकड़ा और वहां से भागा। उसके पीछे ही पंकज भाग रहा था। वो लोग उस गांव से काफी आगे आ चुके थे। तभी पंकज ने कहा, सिमरन कहाँ है? उन्होंने देखा सिमरन उनके साथ नहीं थी। रीवा जोर जोर से रोती हुई बोली, कहीं सिमरन वही तो नहीं रह गई, अब हम क्या करेंगे? तभी उन्होंने देखा उनके पीछे आग लगे हुए घोड़े दौड़कर आ रहे थे। ये देखकर ये तीनों वहां से जान बचाकर भागे। भागते हुए पंकज ने कहा, एक बार यहां से बच जाते तो फिर सिमरन को ढूंढ लेंगे। ये दोनों वहां से भागते हुए जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और एक बड़े से इमली के पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा वो आग लगे हुए घोड़े गायब थे। ये तीनों वहां खड़े हो गए और जोर जोर से सांसें लेने लगे। तभी रीवा को अपने ऊपर कुछ टपकता हुआ दिखाई दिया। उसने ऊपर देखा तो जोर से चीख पड़ी। रीवा के चीखते ही उन दोनों लड़कों ने भी ऊपर देखा तो उन दोनों की आंखें भी खौफ से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस इमली के पेड़ के ऊपर सिमरन की जली हुई लाश लटक रही थी।
वहां उसके मुंह से कुछ टपक रहा था। इन तीनों को देखते ही देखते सिमरन ने अपनी आंखें खोली और उसकी लाश इनके ऊपर गिरी। रीवा और गौरव जल्दी वहां से हटे, लेकिन पंकज के ऊपर सिमरन की लाश गिर गई थी। इन दोनों ने पंकज को उसकी लाश के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते पंकज की लाश जमीन के अंदर समा चुकी थी। रीवा जोर जोर से चिल्ला रही थी और गौरव ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे चुप रहो, चिल्लाओ मत। यहाँ कहाँ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से निकलते हैं, चलो भागो। पहले सिमरन, अब पंकज। तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे? ये सब क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, हम यहाँ से निकलेंगे और जरूर निकलेंगे। चलो भागो। गौरव ने रीवा का हाथ पकड़ा और पूरे जी जान से वो वहां से भाग गए। भागते हुए वो दोनों एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचे थे। गौरव ने उस तरफ देखते हुए कहा, लगता है वो गांव यहाँ खत्म हो रहा है। अगर हम यहाँ से एक बार बाहर निकल गए तो हम जिंदा बच जाएंगे। तभी उन्होंने देखा उनके पीछे से सिमरन आवाज लगा रही थी। सिमरन की आवाज पर जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि सिमरन बिल्कुल सही सलामत थी। सिमरन भागती हुई इनके नजदीक आई और बोली, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो और पंकज कहाँ है? सिमरन को नॉर्मल देखकर रीवा उससे लिपट गई और बोली, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमें तो तुम्हारी जली हुई लाश मिली थी। हमें लगा कि तुम उस झोपड़ी में ही जल चुकी हो और तुम्हारी लाश पंकज के ऊपर गिरी थी और पंकज को अपने साथ जमीन में अंदर लेकर चली गई। और सिमरन हैरानी से बोली, अरे पागल हो गई हो क्या तुम तीनों वहां से भाग आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भी वहां से निकलकर भाग गई, लेकिन शायद मैं ऑपोजिट तरफ भाग रही थी। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या देखा। एक मिनट, अगर तुम लोगों ने मेरी लाश देखी और मैं सही सलामत हूँ, इसका मतलब है कि पंकज ठीक होगा। ये भी कोई माया है। हमें पंकज को ढूंढना होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम दोनों यही रहो, मैं जाता हूँ पंकज को ढूंढने। नहीं गौरव, मुझे डर लग रहा है, तुम अकेले मत जाओ। तुम फिक्र मत करो, बस तुम दोनों अपना ध्यान रखो। गौरव वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में गौरव जब आंखों से ओझल हो गया तो रीवा सिमरन से कुछ बोलने के लिए उसकी तरफ पलटी तो उसने देखा कि उसका एक हाथ पूरे तरीके से जला हुआ था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। सिमरन, तुम्हारा हाथ तो बहुत ज्यादा जल गया है। और तभी सिमरन रीवा की तरफ पलटी तो रीवा ने देखा उसका तो पूरा शरीर ही जला हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां भी गायब थी और सिमरन हंसती हुई बोली, मुझे अकेले छोड़कर कहां जाओगे तुम लोग? गौरव तो गया, अब तुम्हारी बारी। यहाँ आने वाला कोई इस गांव की सीमा से नहीं निकल सकता, सब मरेंगे। और रीवा के देखते ही देखते आग में लिपटी हुई लाशें रीवा की तरफ बढ़ने लगी और रीवा की चीख से वो पूरा इलाका गूंज उठा। रंजू अपनी दादी के साथ एक गांव में रहती थी। रंजू की मां का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन रंजू को हमेशा अपनी मां की कमी खलती थी। रंजू के पिता शहर में रहकर काम किया करते थे। रंजू अपनी दादी के साथ रहती थी और घर संभालती थी। दादी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं कई बार उन्हें अपने सपने में भी देखती हूँ। तुम उदास नहीं हो, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही है और तुम्हें खुश देखना चाहती है। वो कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? क्यों वो इतनी जल्दी छोड़कर हमें चली गई? मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती होगी, लेकिन कुछ चीजों पर हमारा कोई बस नहीं चलता। सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। ऐसे ही रंजू हमेशा उदास बैठी रहती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो हमेशा दादी के आसपास घूमती रहती थी और तरह तरह की कहानियां सुनती थी। दादी ही उसकी दुनिया थी। एक बार गांव में पानी की कमी हो गई। आसपास के सभी कुएं और चापाकल सूख गए। आसपास के सभी चापाकल और कुएं सूख गए हैं। पूरे गांव में पानी की बहुत किल्लत है। मैंने सुना है गांव से थोड़ी ही दूर जंगल के पास एक कुआं है और वो कुआं कभी भी नहीं सूखता है। कई लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसमें से जाकर पानी लेकर आ जाऊंगी। मेरे घुटनों में तकलीफ रहती है बेटा, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। रंजू मटका और बाल्टी उठाकर गांव से थोड़ी दूर उस जंगल में चली जाती है। उस जंगल में चारों तरफ सुनसान और घोर अंधेरा होता है। रंजू को जंगल में डर लगने लगता है। कई तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है। कुछ भी करके मुझे वो कुआं ढूंढना पड़ेगा। घर पर पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। रंजू कुएं की तलाश में जंगल की ओर बढ़ती चली जाती है। तभी उसे एक भेड़िया दिखता है। रंजू उसे देखकर डर जाती है। भेड़िया रंजू की ओर बढ़ने लगता है। रंजू डर के पीछे हटने लगती है। तभी वो भेड़िया रंजू पर हमला करने ही वाला होता है कि वो भेड़िया डर के मारे भाग जाता है, मानो जैसे उसने अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली किसी को देख लिया हो। अच्छा वो भेड़िया चला गया। मुझे जल्द से जल्द उस कुएं को ढूंढकर पानी लेकर निकलना होगा। इस जंगल में बहुत खतरा है। तभी रंजू को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। रंजू बस उस आवाज के पीछे चली जाती है। उसे किसी बात का होश नहीं होता है। उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है, लेकिन रंजू बस चलते जाती है और वो एक कुएं तक पहुंच जाती है। लगता है यही वो कुआं है। मैं जल्दी से इससे पानी निकाल लेती हूँ। रंजू जैसे ही पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालती है, उस कुएं से एक काला धुआं निकलने लगता है और वो काला धुआं एक इंसान की शक्ल का आकार बना लेता है। रंजू ये सब देखकर डर जाती है और पीछे हटने लगती है। इस कुएं के पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये मेरा स्थान है और इससे कोई एक बूंद पानी भी नहीं ले जा सकता। कौन हो तुम? तभी वो काला धुआं रंजू की ओर बढ़ता है। रंजू पूरी तरह डर जाती है और अपनी मम्मी को याद करने लगती है। माँ, माँ बचाओ मुझे, माँ। तभी वहां पर एक औरत आ जाती है और वो काला धुआं का राक्षस गायब हो जाता है। अरे कौन हो तुम? अकेली यहाँ क्या कर रही हो? वो काला धुआं का राक्षस कहाँ गया? कौन सा राक्षस? यहाँ कोई नहीं है। तुम थक कर यहाँ सो गई थी तो शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन अभी मैंने सच में यहाँ पर। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? और तुम इस घने जंगल में अकेली इस कुएं के पास क्या कर रही हो? मेरा नाम रंजू है। मैं पास के गांव में अपनी दादी के साथ रहती हूँ। गांव में सुखाड़ आने की वजह से मैं यहाँ पानी लेने आई हूँ। वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। तुम तो बहुत प्यारी बच्ची लगती हो। तुम अपनी दादी का इतना ख्याल रखती हो। दोनों बहुत देर तक बातें करती हैं। रंजू को उस औरत में अपनी माँ नजर आ रही थी। रंजू को उससे बात करना बहुत अच्छा लगा। रंजू कुएं से पानी लेकर वापस चली जाती है। मुझे घर जाना होगा। दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं कल फिर आऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना मैं कल से नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। घर पहुंचकर रंजू अपनी दादी को उस औरत के बारे में कुछ नहीं बताती है। अब रंजू रोजाना जंगल में उस कुएं के पास जाती और औरत के साथ वक्त बिताती। रंजू को उस औरत के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। वो औरत रंजू को कभी खाने में मांस मछली देती और कभी कुछ पीने को देती। रंजू पूरी तरह उसके वश में हो गई थी। आजकल ये रंजू को क्या हो गया है? दिन भर जंगल में ही रहती है। उसका बर्ताव भी बदला बदला सा लग रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी वहां रंजू आ जाती है। रात के 10 बज रहे हैं। कहाँ थी तू अब तक? मैं अपने माँ के साथ थी। तुम कौन होती हो मेरे से ये सवाल पूछने वाली? मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये क्या बोल रही है बेटा? तुम चुप करो, वरना तुम्हें भी मेरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। रंजू का ऐसा व्यवहार देखकर दादी बहुत डर जाती है। वो समझ जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन दादी रंजू का पीछा करने का सोचती है। दादी रंजू का पीछा करते करते उस कुएं तक पहुंच जाती है। मेरी बेटी रंजू इस खतरनाक चुड़ैल के साथ, जरूर उस चुड़ैल ने मेरी रंजू को अपने वश में कर लिया होगा। दरअसल वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल थी। कई वर्षों पहले उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वो एक खतरनाक चुड़ैल बन गई थी, लेकिन रंजू को वो एक औरत दिखाई दे रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे बारे में किसी को मत बताना।
वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो फिर जाओ, खत्म कर दो उस बुढ़िया को। वो चुड़ैल रंजू की दादी की ओर इशारा करके कहती है। दादी ये देखकर डर जाती है। रंजू दादी को जंगल में देखकर गुस्सा हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो दादी? मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे से दूर रहो। बेटा, ये तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? तुम अपनी दादी को नहीं पहचान रही। ये क्या बोल रही हो? ये तो मेरी माँ है। चुड़ैल रंजू को अपनी दादी को मार देने को कहती है। ये बुढ़िया नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो। खत्म कर दो इस बुढ़िया को। रंजू अपना होश खो बैठती है। उस पर खून सवार हो जाता है। वो चुड़ैल रंजू में प्रवेश कर जाती है और दादी को मारने के लिए दौड़ती है। दादी वहां से भागने लगती है। रंजू, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार किया करती थी। चुप कर, तू अब नहीं बच पाएगी। तुझे मारकर रंजू की आत्मा को मैं अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। हम दोनों हमेशा हमेशा साथ साथ रहेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, नहीं। रंजू के शरीर में प्रवेश की चुड़ैल दादी की बाल पकड़कर खींचने लगती है और उसे घसीटते हुए ले जाकर कुएं के ऊपर लटका देती है। मत मारो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मत मारो। रंजू दादी को कुएं में गिरा देती है और दादी की मौत हो जाती है। तभी रंजू के शरीर से बहुत चुड़ैलें बाहर निकलती है। रंजू को वो औरत चुड़ैल जैसी लगती है। आजा मेरे पास। हम दोनों के बीच का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। कौन हो तुम? क्यों हमारी जान के पीछे पड़ी हो? मैं तुम्हारी माँ। आ जाओ मेरे पास। दादी, दादी मुझे माफ कर दो। मैं चुड़ैल को पहचान नहीं पाई। रंजू वहां से भागने लगती है। वो चुड़ैल उसके पीछे भागती है। भागते भागते रंजू गिर जाती है। वो चुड़ैल तलवार लेकर रंजू का गला काटने लगती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें भी मैं अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चुड़ैल तलवार चला देती है, लेकिन तभी वहां पर रंजू के पिता सोहन आ जाते हैं। छोड़ दे मेरी बेटी को चुड़ैल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सोहन चुड़ैल को पीछे धकेल देता है और रंजू को गले से लगा लेता है। अच्छा हुआ आप आ गए, ये चुड़ैल तो मेरी जान ही ले लेती। सोहन और रंजू उस जंगल से भागने लगते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उनका पीछा करते रहती है। दोनों दौड़ते हुए उस कुएं तक पहुंच जाते हैं। तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हो ना? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सोहन रंजू को लेकर उस कुएं में कूद जाता है। वो चुड़ैल भी पीछे से उस कुएं में कूदती है, लेकिन तब तक सोहन और रंजू की मौत हो चुकी थी। रंजू की आत्मा उसके पिता और दादी की आत्मा के साथ चली जाती है और वो चुड़ैल फिर अकेले रह जाती है। अपनी बेटी को चुड़ैल के चंगुल से बचाने के लिए उसके पिता ने उसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान का त्याग दे दिया था। एक भयानक शक्ल वाली बुढ़िया जिसके पूरे बाल सफेद हैं, सफेद साड़ी पहने अपने हाथों से एक नौजवान को पकड़कर उसका खून चूस रही थी। मोहित भयानक चुड़ैल को देखकर डर कर पीछे हो गया। मोहित को अपने सामने खड़ी देख वह चुड़ैल अपने हाथ का शिकार छोड़कर मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ने लगी। बड़े शहरों में वैसे भी आपाधापी वाला जीवन रहता है। ऐसे ही आपाधापी के बीच मोहित अपना काम खत्म करके रात को ऑफिस से लौट रहा था। अरे यार, आज तो ऑफिस से घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। 11 बज रहे हैं। एक तो सड़ी हुई गर्मी के दिन, ऊपर से मंथ एंडिंग में टारगेट की चिंता। वहां पर पापा के साथ खेती बाड़ी करके सुकून से जीवन बिताऊं। ऑफिस से घर पहुंचने में कम से कम आधे घंटे का समय तो और लगेगा। मोहित अपनी धुन में गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक साया सा गुजरा। एक पल के लिए तो वो डर गया था, मगर फिर उसे लगा कि शायद उसका कोई वहम होगा। कुछ दूर चला ही था कि उसके सामने एक लड़की लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी थी। मोहित ने ठीक उसके सामने जाकर अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए। लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मोहित उसकी खूबसूरती में खो गया। वह एक तक उसे देख रहा था, यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं पूछा
कि इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। कुछ ही सेकंड्स के बाद उस लड़की की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। मेरा नाम रागिनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मोहित थोड़ा संयंत्र होता हुआ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं कल ही जयपुर शिफ्ट हुई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। आज ऑफिस से निकलने में भी लेट हो गई। इतनी रात को यहाँ से कोई साधन भी नहीं मिल रहा है और हॉस्टल भी नहीं जा सकती। क्या आज की रात आप मेरे कहीं रुकने का इंतजाम कर सकते हैं? कल सुबह अपने लिए कुछ और दूसरा इंतजाम कर लूंगी मैं। मोहित सोचने लगा कि आधी रात को इसे कहाँ लेकर जाऊं। कुछ सोच समझकर उसने कहा, वैसे तो मैं घर पर अकेला रहता हूँ, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हैं। कल सुबह आपको जहाँ जाना होगा वहाँ छोड़ दूंगा। और कोई चारा भी नहीं है, यदि आपको कोई परेशानी नहीं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। रागिनी की सहमति के बाद मोहित ने उसे इशारे में अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा। मोहित के कहने पर रागिनी उसकी मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गई और मोहित के कंधे पर हाथ रख दिया। उसका हाथ एकदम बर्फ सा ठंडा था। उसके छूने से मोहित सिहर गया। उसे लगा शायद इतनी रात में यहाँ खड़ी थी, इस कारण इसके हाथ ठंडे हो रहे हैं। ये पहला मौका था कि कोई लड़की मोहित की बाइक पर बैठी हो। मोहित ने खुद को नॉर्मल किया और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मोटरसाइकिल स्टार्ट होने के साथ ही एक झटका लगा। रागिनी का हाथ तब मोहित के कंधे से उतरकर उसकी कमर पर आ चुका था। मोहित को भी रागिनी का स्पर्श अनजाना सा सुकून दे रहा था। बिना कुछ बोले दोनों मोहित के घर पहुंच गए। आप कुछ लेंगी क्या, चाय कॉफी या कोई स्नैक्स? रागिनी ने नाम में सिर हिलाया। अकेला हूं तो बेडरूम हॉल किचन ही है। ऐसा कीजिए आप मेरे बेडरूम में सो जाइए, मैं यहाँ हॉल में सो जाऊंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं, बस एक ही रात की तो बात है, मैं यहाँ सोफे पे आराम से सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपका कंफर्ट हमारी प्रायोरिटी है। आप खामखा तकल्लुफ कर रहे हैं, मेहमान नहीं मैं तो। कहते हुए रागिनी खामोश हो गई और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। मोहित अपने कमरे में जाकर सो गया और रागिनी वहीं सोफे पर थी। कुछ देर के बाद जैसे ही मोहित की नींद लगी, उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास हुआ। वह घबरा कर उठ गया। रागिनी उसके करीब बैठकर उसके बालों को सहला रही थी। उसका सर और मोहित का सर एकदम करीब था। मोहित उसकी सांसों की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। अचानक उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। वो कहना तो कुछ और चाहता था, मगर अचानक उसके मुंह से निकला, आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या? मुझे यकीन नहीं होता, दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग भी हैं जो किसी अनजान की इतनी मदद कर देते हैं। बिना जान पहचान के आपने मुझे अपने घर में रहने की पनाह दी। थैंक यू सो मच। कहते हुए रागिनी मोहित की और करीब आ गई। मोहित कुछ समझ पाता इसके पहले रागिनी ने खुद को मोहित की बाहों के हवाले कर दिया। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कन को सुन पा रहे थे। मोहित और रागिनी दो जिस्म एक जान हो गए थे। यह सब कुछ मोहित के लिए एक सपने के जैसा था। अगली सुबह जब मोहित जागा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सब कुछ सपना नहीं बल्कि हकीकत था। रागिनी उसकी बाहों में बेफिक्र होकर सो रही थी। उसने खुद को रागिनी से अलग किया और दोनों के लिए चाय बनाकर कमरे में ले आया। फिर रागिनी के गाल को सहलाकर उसे उठाया। रागिनी मुस्कुराते हुए उठी और मोहित के करीब आ गई। रागिनी, कल रात को शायद कुछ समझ नहीं आया कि कैसे ये सब हो गया। आई एम सॉरी यार। रागिनी मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोली, Why are you feeling sorry? क्या कल रात तुम्हें मजा नहीं आया? मोहित ने खामोश होकर मुस्कुराकर गर्दन नीचे कर ली। खूबसूरत लड़के जब शर्माते हैं तो और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं तुमसे ये सॉरी हर रोज सुबह सुनना चाहती हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हो? वही जो तुम सुनना चाहते हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मोहित को अभी भी लग रहा था कि यह सब कुछ एक सपना है, वरना उसके जैसे मिडिल क्लास लड़के को इतनी खूबसूरत लड़की खुद शादी के लिए प्रपोज कर रही है। मोहित उसकी खूबसूरती और अंदाज का कुछ इस कदर दीवाना हो गया था कि उसे अपना होश ही नहीं था। रागिनी के प्रपोज करने पर उसने कुछ भी नहीं सोचा। अपने माता पिता को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। बस रागिनी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ली और मंदिर में शादी करने का सोच लिया। क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है।
आज ही हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। मंदिर का नाम सुनकर रागिनी का चेहरा उदास हो गया। क्या हुआ? अभी तो खुशी से चहक रही थी, अब उदास हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि क्या हम दोनों का मंदिर में शादी करना जरूरी है। मैं भगवान को नहीं मानती, नास्तिक हूँ मैं, मंदिर जाने का सवाल ही नहीं उठता। बस इतनी सी बात? आपका मन साफ हो तो हर जगह भगवान है। हम दोनों घर पर ही शादी कर लेंगे। मोहित ने घर पर ही रागिनी की मांग में सिंदूर सजाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक मोहित के घर के आसपास विभत्स तरीके से लोगों की मौत होने का सिलसिला शुरू हो गया। मरने वालों के गले पर 2 नुकीले दांतों के निशान थे। पुलिस भी इन मौतों के रहस्य का कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। पोस्टमार्टम वाले भी हैरान थे क्योंकि वजह पता नहीं थी और लाशों के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। इस बात ने रहस्य को और गहरा कर दिया कि आखिर ये मौत होती कैसे है। पूरे एरिया में रहस्यमय पिशाच के चर्चे होने लगे। लोगों ने रात को घर से निकलना छोड़ दिया। सारी ओर डर का माहौल था। हर कोई अपना काम खत्म करके समय से घर पहुंचना चाहता था, मगर ना जाने कैसे वो पिशाच अपना काम कर ही लेता था। रोज लाशों के मिलने का सिलसिला चालू था। रागिनी, अब मुझे डर लगने लगा है। रोज सुबह उठकर किसी न किसी की मौत की खबर सुनने को मिलती है। अब तो लगता है कहीं अगला नंबर मेरा ही ना हो। क्यों ना हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं? ऐसे किसी मुसीबत से घबराकर भागना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरा विश्वास है। कहते हुए रागिनी ने मोहित के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद मोहित अपने ऑफिस में लेट हो गया था। उसने सोचा अभी तो 1-1.5 घंटा और लगेगा, फिर आधी रात को घर के लिए निकलना खतरे से खाली नहीं। क्यों ना आज रात ऑफिस में ही रुक जाता हूँ, कम से कम सुरक्षित रहूंगा। सोचते हुए उसने रागिनी को फोन लगाया। हेलो रागिनी, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है तो आने में देर हो जाएगी, मगर बाहर पिशाच का खतरा है। सोच रहा हूँ आज रात ऑफिस में ही रुक जाऊं, तुम अपना ध्यान रखना। कहकर मोहित ने फोन रख दिया। मोहित का काम लगभग 12 बजे तक चला। उसने घड़ी की ओर देखा, एक गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा, अच्छा हुआ मैंने रागिनी को फोन कर दिया, वरना रात के 1 बजे घर कैसे जाता। तभी उसका कलीग वहां आया और बोला, तुम अभी तक यही हो, घर नहीं जाना? नहीं, आधी रात को घर जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। मैं तो यहीं ऑफिस में ही ठीक हूँ। अरे तुम अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हो, मगर सोचो घर पर भाभी अकेली हैं, यदि उन्हें कुछ हो गया तो? अरे मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं। मोहित तुरंत घर के लिए निकल जाता है। उसके पास घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी, इसलिए घंटी बजाकर उसने रागिनी को जगाना ठीक नहीं समझा। चाबी से दरवाजा खोल करके घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। एक भयानक शक्ल वाली बुढ़िया जिसके पूरे बाल सफेद है, सफेद साड़ी पहने अपने हाथ से एक नौजवान को पकड़कर उसका खून चूस रही थी। मोहित भयानक चुड़ैल को देखकर डरकर पीछे हो गया। मोहित को अपने सामने खड़ी देख वह चुड़ैल अपने हाथ का शिकार छोड़कर मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका रूप बदल गया। वह रूप बदलकर रागिनी के रूप में उसके सामने थी। तुम यहाँ? तुम तो सुबह आने वाले थे। खैर, अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है। तो सुनो, मुझे अपनी सुंदरता और जवानी बनाए रखने के लिए खून की आवश्यकता होती है। जिस दिन तुम मुझे मिले थे उसी दिन मैंने इस शरीर पर कब्जा कर लिया था और एक सुंदर स्त्री बन गई। उस दिन से तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ। मोहित का गला सूख रहा था, डर के कारण आवाज भी नहीं निकल रही थी। हाथ पांव सब ठंडे पड़ गए। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ के कारण ही तो मुझे ये सब कुछ आसानी से हासिल हो जाता है। बस तुम मेरे शिकार में टांग मत अड़ाना, तुम्हें पहले की तरह ही खुश रखूंगी। वैसे भी मैं रोज तुम्हारे सोने के बाद शिकार पर जाती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी कभी बूढ़ी नहीं होगी। कहते हुए रागिनी ने अपनी बाहें मोहित के गले में डाल दी। मोहित ने उसे धक्का दिया और कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही वो चुड़ैल हो जो लोगों का खून चूस रही हो। कहते हुए मोहित अपने घर से भाग गया।
मोहित कुछ दूर जाकर पीछे देखने लगा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा वो रागिनी से काफी दूर आ गया। वो रिलैक्स होकर खड़ा ही था कि रागिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें अब सच पता चल चुका है तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। कहते हुए रागिनी ने उसकी गर्दन को पकड़कर उसके शरीर से पूरा खून चूस लिया। कुछ देर के बाद एक लड़का हाईवे से अपनी बाइक लेकर जा रहा था। अचानक एक लड़की उससे लिफ्ट मांगने लगी। वैसे तो कहा जाता है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। किसी की बद्दुआ हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है और कभी कभी तो इस बद्दुआ के परिणाम दिल दहला देने वाले होते हैं। आज हम ना तो कोई किला, ना रास्ता, ना किसी बीच पर जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं एक गांव में जो पूरा का पूरा हॉन्टेड है। राजस्थान के गोल्डन सिटी जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये कुलधरा गांव है। कहने के लिए तो ये गांव है, मगर यहां कोई आदमी छोड़ो परिंदा भी पर नहीं मारता। राजस्थान में मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसी का भाई रहता था यहाँ, जो हमें कुलधरा गांव दिखाने ले आया था। हम जब कुलधरा पहुंचे तो देखा कि राजस्थान की सरकार ने गांव के बाहर एक बॉर्डर बनाई है और एक बड़ा सा गेट लगाया है जो कि शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाता है और वहां के गार्ड्स भी वहां नहीं रुकते। हम जब गांव के अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ की गांव की रचना बहुत ही बढ़िया थी। रास्ते, नालों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। वहां के कुछ घरों में हमने जाके देखा तो हमें लगा ही नहीं कि हम किसी रेगिस्तान इलाके में हैं। यह सब देखकर हमारे मन में उन लोगों के प्रति एक अलग ही छाप बन रही थी। तभी दोस्त का भाई बोला, बहुत सालों पहले जब राजा महाराजाओं का राज चलता था तब यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये लोग काफी होशियार थे। इनकी होशियारी आपको घर और गांव की रचना से पता चल ही रहा होगा। हाँ, घर और गांव देखकर तो लग रहा है कि ये लोग तो उस जमाने से भी आगे की सोच रखते थे, मगर ये फिर गांव बंजर कैसे हुआ? राजस्थान के राजा का एक प्रधान था, सलीम सिंह, जो कि बहुत क्रूर और निर्दयी था। जब वो छोटा था तब उसके पिता का राजद्रोह के आरोप में गला रौंद दिया गया था। इसीलिए बचपन से उसमें नफरत कूट कूट कर भरी थी। कुलधरा गांव की जहांगीर सलीम सिंह के इलाके में आती थी। एक दिन उसने कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी को देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। सलीम सिंह ने उसका हाथ मांगा, मगर मुखिया और गांव वालों ने उसके क्रूर स्वभाव को देखकर उसे इनकार कर दिया। प्रधान को इस बात का बहुत गुस्सा आया। उसने साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से गांव वालों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि उसने गांव का वसूला जाने वाला कर भी 2-3 गुना बढ़ा दिया। मगर पाली वालों में एकता थी और वही उनकी ताकत थी। एक बार सभी ने फैसला कर लिया कि गांव की बेटी किसी निर्दयी के हत्थे नहीं चढ़ेगी तो नहीं चढ़ेगी। अब गांव वालों के पास 2 रास्ते थे, या तो वो लड़की को उसके हवाले कर दे या फिर प्रधान के आक्रमण के लिए तैयार रहे। सभी गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि आज रात ही सब लोग गांव खाली करके चले जाएंगे, मगर अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं करेंगे। वो लोग कहां जाकर बसे, उनका क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। मगर जाते जाते उन्होंने इस गांव को बद्दुआ दी कि इस गांव में रहने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। बस तभी से लेकर आज तक ये गांव बंजर का बंजर पड़ा है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मैं तो सुन्न हो गया था। उस जमाने के लोगों की एकता देखकर वाकई मुझे हैरान कर रही थी। मैंने भाई से पूछा, अच्छा तब से लेकर आज तक ये गांव बंजर है, तो फिर यहाँ भूतों का साया कैसे पड़ा? वो तो किसी को पता नहीं। कोई कहता है कि कुछ समुदाय के लोग यहाँ रहने आए थे, पर एक रात वो सारे मारे गए। तब से यहाँ उनकी आत्माएं घूमती है। क्या तुमने कभी यहाँ कोई आत्मा को देखा है? मैं तो रात को यहाँ कभी आता ही नहीं, मगर मेरा दोस्त एक बार रात में यहाँ आया था। गांव में आते ही उसे औरत के पायल की आवाजें आने लगी।
डर के मारे वो वापस लौटने लगा तो एक बूढ़े आदमी की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। उस बूढ़े आदमी की एक आंख फूटी थी और वो मेरे दोस्त को खींचकर एक कुएं में ले जा रहा था। जैसे तैसे करके उसने अपना पीछा छुड़वाया और अपनी बाइक लेकर लौट आया। घर आते ही उसे तेज बुखार आने लगा। उसने सब कुछ हमें बताया, पर हमें उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी हमने उसकी बाइक देखी तो उस पर छोटे बच्चों के हाथ के निशान थे। तब से कोई भी यहाँ रात के समय आता ही नहीं। तभी गार्ड की आवाज आई, चलो चलो, 4 बजने को है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। मैंने उस गांव की कुछ तस्वीरें ली और फिर वहां से चले गए। वहां से आते हुए मन में कुछ यादें और कुलधरा का खौफ भी था, मगर उससे भी बड़ी थी पालीवाल ब्राह्मणों की एकता की मिसाल। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें